23 मार्च 1931 की शाम लगभग 6 बजे के आसपास कुछ अधिकारी लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह के पास पहुंचते हैं और वहां जाकर कहते हैं कि भगत सिंह आज तुम्हें फांसी दी जाएगी। और जैसे ही फांसी पर ले जाने के लिए कहने की बात आती है तभी भगत सिंह कहते हैं कि अभी तो मैंने लेनिन की ऑटोग्राफी शुरू ही की थी, तुम मुझे अभी से ले जा रहे हो, अभी तो मैंने इसका एक ही पन्ना पढ़ा है। जब कहते हैं कि नहीं नहीं अब आपको चलना ही होगा, ऊपर से जो आदेश है। अब भगत सिंह को यहाँ से लेके जाने वाली बात थी, तभी भगत सिंह गाना गाते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है। जब वो पूरी ताकत पूरी शिद्दत के साथ इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं तो उस नारे की आवाज़ उस जेल को चीरती हुई, जो जेल के बाहर बसावट थी, वहाँ जो लोग रह रहे थे, वहाँ तक आवाज़ पहुँचती है। इसके बाद फिर इनकलाब जिंदाबाद के नारे शुरू हो जाते हैं और जेल में जितने भी कैदी होते हैं हर कोई कैदी इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। आगे चलते हैं, फांसी के फंदे तक पहुंचते हैं। राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह तीनों ही साथ में थे। जल्लाद कहता है कि तुम्हें किसको पहले फांसी दी जाए, तभी राजगुरु कहते हैं कि मुझे फांसी दी जाए। लेकिन एक शर्त ये रखी थी कि उनके चेहरे और उनके हाथ बिल्कुल भी ना बांधे जाएं, चेहरा ढका ना जाए। उसमें से एक शर्त मान ली गई थी, हाथ नहीं बांधे गए थे, चेहरा ढक दिया था। और उसके बाद एक एक करके टिगर दबाया जाता है और तीनों को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। करीब 2-2.5 घंटे लटकने के बाद जब उनकी मौत की पुष्टि होनी थी, उसके बाद एक अधिकारी से कहा जाता है जेल के कि जब देखकर पहचान करके बताओ कि ये लाशें किसकी हैं। तो जेल के अधिकारी ने साफ इनकार कर दिया था कि मैं ये नहीं बता सकता, ये मैं बता नहीं पाऊँगा। जब उसने ये बात बोली तुरंत ही जेल प्रशासन ने उसको हाथों हाथ सस्पेंड कर दिया। अन्य अधिकारियों ने उसकी मौत की पुष्टि भी की और ये भी बताया कि ये मरने वाले कौन लोग हैं। अब बात आती है कि इनके शव का अंतिम संस्कार कहाँ किया जाए। जेल के अंदर करते हैं तो कहीं हंगामा खड़ा ना हो जाए, क्योंकि इनकलाब जिंदाबाद के नारे अब न केवल जेल से आ रहे थे बल्कि जेल के बाहर जो हज़ारों की संख्या में लोग जुटे थे वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से इनकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। बस इतना था कि जेल प्रशासन के में हड़कंप मच जाता है और इनके पार्थिव शरीर को लेकर यहाँ से जेल से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी जेल का जो पिछला वाला दीवार होती है उस दीवार को हाथों हाथ तोड़ा जाता है। ट्रक के माध्यम से इन तीनों शवों को लेकर सीधा सतलुज नदी के पास उनके किनारे लेकर जाते हैं। वहाँ ले जाने के बाद उनके पार्थिव शरीर में जब जलाने की तैयारी थी, अंतिम संस्कार की तैयारी थी, लेकिन उनके पास पर्याप्त मात्रा में लकड़ियाँ थीं, ना कुछ और सामग्री थी। इसके बाद उन्होंने लाश को, उनकी जो पार्थिव शरीर थे उनको ज़मीन पर रखा और ज़मीन पर रखने के बाद कुछ जो लकड़ियों का इंतज़ाम था, ये भी बताया जाता है कि कुछ ऐसी चीज़ों से काटने की उन्हें कोशिश भी की गई थी जिससे क्या उनकी पहचान ना हो सके। और कुछ लकड़ियाँ, कुछ मिट्टी का तेल वगैरह डालकर उनके पार्थिव शरीर में आग लगा दी जाती है। रात के लगभग 10 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा और ये धुआं, ये आग जलती हुई जब आसपास के लोग देखते हैं तभी वहाँ दौड़कर आते हैं और उन अध जले शवों को, उन अध जली लाश को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद फिर अगले ही दिन लाहौर में बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की तादाद में जुलूस निकाला जाता है और अंग्रेज़ों को फिर बुरा भला कहा जाता है। आज कहानी उसी क्रांतिकारी की है। उसके चाहने वाले न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और कई देशों में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में उसके चाहने वाले हैं। आज कहानी उसी भगत सिंह की है, जिसको सुनने के बाद किसी भी इंसान के अंदर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा मन करता है कि काश हम भी भगत सिंह होते। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है हमारे देश के महान क्रांतिकारी भगत सिंह की, जिनका जन्म हुआ था लाहौर में, जो कि अब पाकिस्तान में है। वहाँ का एक ज़िला था लयालपुर का बंगा गांव। साल 1907 की ये बात है। उनके 28 सितंबर को ये पैदा हुए थे। क्योंकि उनके परिवार में पहले से ही क्रांतिकारी थे, देश को आज़ाद कराने के लिए लगातार लड़ाइयाँ लड़ रहे थे और अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे थे। जब ये पैदा हुए थे तो उनके पिताजी उस वक्त जेल में थे किसी मामले में, जब उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी। एक बार भगत सिंह एक पिस्तौल को ज़मीन में दबा रहे थे। जब ज़मीन में दबा रहे थे तभी उनके पिताजी ने कहा कि भगत तुम क्या कर रहे हो। तो भगत कहते हैं कि बाबूजी, मैं एक पिस्तौल ज़मीन में लगा रहा हूँ ताकि बड़ा होकर ये पेड़ बने और खूब सारे पिस्तौल आएँ, खूब सारे गन आएँ, तो ताकि हम लोग अपने देश को आज़ाद कराने में इन गनों का सहारा ले सकें। बोले तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो कहते हैं कि बाबूजी, जब आप आम की गुठली लगा रहे थे तो कह रहे थे कि ये आम की गुठली बड़ा होकर पेड़ बनेगी, इससे फिर आम आएंगे और खूब सारे आम आएंगे,
हम उन्हें खाएंगे। तो उसी हिसाब से मैंने भी यही सोचा। बचपन से ही उनके अंदर देश को आज़ाद कराने की जो एक जिज्ञासा थी वो वाकई अपने आप में देखने लायक थी। उन्होंने अपने जो बचपन में स्कूल की पढ़ाई की थी डीएवी स्कूल में, और पढ़ाई के दौरान ही लगभग 50 से ज़्यादा उन्होंने किताबें पढ़ ली थी जो साहित्य की किताब थी। बचपन से उन्हें इतना पढ़ने का शौक़ था। बेहद होशियार, बेहद अच्छे जो इंसान थे। बात कर रहा हूँ 13 अप्रैल 1919 को। उन दोनों ब्रिटिश भारत का जो पंजाब प्रांत था वहाँ के अमृतसर शहर में एक स्वर्ण मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर जलियांवाला बाग था। दरअसल उस दिन वहाँ पर चारों तरफ बहुत सारे लोग आए हुए थे। बैसाखी का मेला लगाया गया था। उस बैसाखी के मेले में बच्चे भी थे, लड़कियाँ, महिलाएं, आदमी, सभी तरह के लोग थे। उसमें नेता भी थे। ये कुछ ऐसी जगह थी जहाँ से निकलने का बहुत पतला सा रास्ता था, जहाँ पर मेला भी था, जहाँ पर नेता भाषण भी दे रहे थे। नेता ये कहने की कोशिश कर रहे थे देश को आज़ादी कैसे मिलेगी। और तभी यहाँ पर एक जनरल डायर होते हैं, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर, वो वहाँ पर 90 ब्रिटिश सैनिकों के साथ मौके पर पहुँच जाते हैं। और यहाँ आने के बाद उन्होंने किसी को भी संभलने का मौका नहीं दिया और अपने ही लोगों से कहा कि गोली चला दो। लगभग 3000 की यहाँ पर आबादी थी। लगभग 10 मिनट तक नॉन स्टॉप गोलियाँ चलती हैं। 90 जो ब्रिटिश के सैनिक थे वो जब गोलियाँ चलाते हैं तो 1000 भारतीय लोग उसमें बेवजह मारे जाते हैं। कितने ही लोग थे जो कुएं में कूदते हैं, कितने ही लोग थे जो गोलियों से मारे जाते हैं, कितने ही लोग थे जो घायल हो चुके थे। और जब इस बात की गूंज पूरे हिंदुस्तान में फैलती है तब लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अंग्रेज़ों के प्रति इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा। तभी लगभग 40 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय करने के बाद भगत सिंह, जिनकी उम्र अभी 12 साल के आसपास थी, वो इसी जगह पर जाते हैं और हज़ारों लाशों को अपनी आंखों से जब देखते हैं, सैकड़ों लोगों को जो घायल अपनी आंखों से देखते हैं, तो उन्हें बहुत दुख होता है। यहीं से प्रण करते हैं कि वो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, इसके लिए चाहें कुछ भी हो जाए। और तभी एक बोतल अपने साथ लेके गए थे। उस बोतल के अंदर मिट्टी भरते हैं। उस मिट्टी में खून लगा हुआ था। उस खून भरी मिट्टी को अपने घर पे लाते हैं। जब उनकी बहन ने उनसे पूछा कि भाई ये सब क्या है, तो कहते हैं कि ये मिट्टी, ये खून मुझे याद दिलाता रहेगा मुझे अपने देश की आज़ादी की लड़ाई जो लड़नी है। ठीक ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद फिर कुछ वक्त आगे गुजरता है। 4 फरवरी 1922 को एक चोरी चोरा कांड हो गया था। दरअसल गांधी जी ने, जो महात्मा गांधी जी ने अपने अंग्रेज़ों को लेकर एक ललकारा था। उन्होंने कहा था कि आज से असहयोग आंदोलन शुरू हो रहा है। और उस असहयोग आंदोलन के अंदर ये तय किया गया था कि अंग्रेज़ों द्वारा बनाए हुए जितने भी नियम कानून हैं, अंग्रेज़ों द्वारा बनाई हुई जितनी भी वस्तुएं हैं, अंग्रेज़ों द्वारा जितनी भी बातें हैं, हम उनका विरोध करेंगे शांतिपूर्वक, अहिंसापूर्वक। हमें कोई शोर नहीं मचाना है। हमें उनकी बनाई हुई चीज़ों से दूर रहना है। भूखे रहेंगे तो कैसे, बिना कपड़ों को रहेंगे तो जैसे भी रहेंगे, हम अपने हाल पर रहेंगे, अपने ही देश की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। और ये लगभग 6 महीने से ऐसे चल रहा था। इसमें बताते हैं कि अंग्रेज़ों की कमर पूरी तरह से टूट चुकी थी। लेकिन इसी बीच में चोरी चोरा कांड हो जाता है 4 फरवरी 1922 को। दरअसल गोरखपुर ज़िले में एक जगह है चोरी चोरा, वहाँ का गोरी बाज़ार एक जगह लगती है। गोरी बाज़ार में बाज़ार लगा हुआ था। वहाँ पर शराब की भी दुकानें थीं, अंग्रेज़ों द्वारा बनाए हुए सामानों की दुकानें थीं, अंग्रेज़ों द्वारा बनाए हुए खाने के सामानों की भी सामान थी, और कपड़ों की भी वहाँ पर दुकान थी। तो कुछ बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। ये कई दिनों से लगातार चल रहा था। लेकिन 4 तारीख की बात है, जब लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इन दुकानों को बंद कर दो, इनसे हमें कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से हम कुछ भी नहीं खरीदेंगे। तभी वहाँ पर एक इंस्पेक्टर होते हैं गुप्तेश्वर, वो अपने कुछ पुलिस वालों के साथ इन प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी कहा सुनने के बाद गुप्तेश्वर ने अपने गन से 2-3 गोलियां चलाते हैं और 3 लोगों की मौके पर ही प्रदर्शनकारियों की हत्या कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रदर्शनकारियों की संख्या बहुत ज़्यादा बड़ी थी, इसलिए चोरा चोरी में जो पुलिस चौकी होती है उस पुलिस चौकी को भी आग लगा दी जाती है। गुप्तेश्वर की भी हत्या कर दी जाती है। उनके साथ लगभग 21 और पुलिस वाले थे, उनको भी मार दिया जाता है। और जैसे इनको मारा जाता है, ये बात गांधी जी तक पहुंचती है। गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। कहते हैं कि हमने अहिंसा की तो बात ही नहीं की थी, हमने अहिंसा की बात की थी, हमने लड़ने की बात नहीं की थी, हम ऐसा काम नहीं कर सकते, इसलिए मैं अपना ये आंदोलन वापस लेता हूँ। और जैसे ही आंदोलन वापस लेने की बात आई, इसका सबसे ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है भगत सिंह पर। और भगत सिंह ये कहते हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गांधी जी ऐसा करेंगे यदि असहयोग आंदोलन लगातार चलता रहता। क्योंकि अंग्रेज़ों ने भी कई बार हिंदुस्तानियों के साथ छल किया था। जैसे क्या
जलियांवाला बाग में 1000 से ज़्यादा भारतीयों को मार दिया था। अगर ये 22-23 पुलिस वाले मारे भी गए थे तो गांधी जी को इतनी जल्दी फैसला नहीं बदलना चाहिए था। काश गांधी जी रुकते, इसलिए वो अब तक गांधी जी के हर मूवमेंट पर नज़र रखते थे, हर मूवमेंट पर अपनी ईमानदारी से मेहनत करते थे। लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया कि आज के बाद हम गांधी जी का समर्थन नहीं करेंगे बल्कि अपना अलग से, और तभी देश दो फाड़ हो गया था। देश में दो तरह के दल बन गए थे, एक नरम दल था और एक गरम दल था। गांधी जी नरम दल का हिस्सा थे और भगत सिंह गरम दल के हिस्सा थे। जब आगे उनकी उम्र थोड़ी बढ़ती है, वो डीएवी कॉलेज से निकलकर सीधा अंग्रेज़ों के बनाए हुए स्कूल में पढ़ने से मना कर देते हैं। और ये लाहौर में एक स्कूल होता है, कॉलेज होता है, नेशनल कॉलेज, वहाँ पर एडमिशन लेते हैं और उसी दौरान अपनी एक नौजवान भारत सभा की स्थापना करते हैं। इन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। अधिकांश समय इनका लाइब्रेरी में ही गुजरता था और लाइब्रेरी में रहते हुए ये ब्रिटिश, यूरोपियन, अमेरिकन, रशियन इनका साहित्य पढ़ा करते थे, ये देखने के लिए कि किस तरह से इनके देश आज़ाद हुए हैं, किस तरह से साहित्यकारों ने अपनी बातें लिखी हैं, किस तरह से वो उनका इम्प्लीमेंट हम अपने यहाँ इंडिया में कर सकते हैं। लगातार किताबें पढ़ने के शौक़ होने की वजह से उन्हें इतना नॉलेज था, इतना ज्ञान था कि उनके ज्ञान के सामने अच्छा कोई टिक नहीं पाता था और वो ये सीखना चाहते थे कि कैसे आज़ादी मिलेगी। ये आर्टिकल भी लिखते थे अलग अलग अखबारों में और साथ ही पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ये इस तरह के रिफॉर्म ये करते थे। और इसी दिन कॉलेज के दौरान ही इनकी मुलाकात होती है सुखदेव और राजगुरु से। सुखदेव और राजगुरु से जब इनकी मुलाकात होती है तो इनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है। और इसी बीच में इनके एक इंसिडेंट के साथ ही साल 1925 में इन्हें एक बुलावा आता है। अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल के यहाँ से उनसे मुलाकात करते हैं, क्योंकि उनकी एक खुद की पार्टी थी जिस पार्टी का नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, वो उसे चलाते थे। लेकिन उन्होंने एक साल 1925 में ही 9 अगस्त की ये बात है, काकोरी कांड का एक फ़ैसला लिया। दरअसल काकोरी कांड एक रेल कांड होता है। इन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां समेत लगभग 10 HRA के सदस्यों ने फैसला लिया था कि हम काकोरी में जो ट्रेन है उसको लूटेंगे, उससे जो पैसे होंगे और उस पैसे से हम हथियार खरीदेंगे, उस पैसे से क्रांतिकारी जो लड़ाई है हमने देश को आज़ाद कराने के लिए उसमें मेहनत करेंगे। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को छोड़कर अधिकांश जितने भी बाकी लोग थे सब पकड़े जाते हैं। उसमें 4 लोगों को फांसी की सज़ा होती है, कई को उम्र कैद की भी सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन अब ऐसे में HRA जो था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ चुका था और चंद्रशेखर आज़ाद भी अकेले पड़ चुके थे। इसी बीच में भगत सिंह ने उनके साथ हाथ मिलाया और हाथ मिलाने के बाद जो नौजवान भारत सभा थी और HRA उसका विलय करने के बाद HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इन्होंने एक पार्टी की स्थापना की, एक पार्टी बनाई। और उसके बाद इस पार्टी का काम था जगह जगह जाकर मीटिंग करना, लोगों से मिलना, पर्चे बांटना, लोगों को जागरूक करना। और ये धीरे धीरे ये अभियान इतनी तेज़ी के साथ लोगों में फैल रहा था, ये दूर दूर तक लोग इनसे जुड़ने लगे थे। इनकी एक ही मकसद था कि जितने भी धर्म हैं सब एक पायदान पे आ जाएं और पूरी ईमानदारी, पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ अगर अंग्रेज़ों से लड़ेंगे तो इस देश को आज़ाद होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और ये ठीक ऐसे ही कर रहे थे। जब ये बात अंग्रेज़ों तक पहुंचती है तो अंग्रेज़ों को लगने लगा था कि ये जो लड़का है भगत सिंह, ये कुछ ना कुछ बवाल मचा के ही रहेगा, ये निकाल के ही रहेगा। तभी भगत सिंह को फंसाने के लिए एक दिन दशहरा मेले के अंदर ये बम ब्लास्ट करा देते हैं। वहाँ पर कई लोग घायल हो जाते हैं, कई लोग मारे जाते हैं और इसमें भगत सिंह का नाम लिया जाता है। भगत सिंह को गिरफ्तार किया जाता है। भगत सिंह साफ कहते हैं कि ये जो छोटी हरकत है ये अंग्रेज़ ही कर सकते हैं, भगत सिंह कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, वो अपने लोगों पर कभी बम छोड़ ही नहीं सकता। लेकिन जब यहाँ पर इन्हें बहुत टॉर्चर किया जाता है, ये कहलवाने की कोशिश की जाती है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है तुमने किया है, इसको स्वीकार करो, तो साफ इनकार कर देते हैं। और तभी जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट होती है उन पर 60,000 रुपये का अर्थदंड लगाती है। अगर ज़मानत चाहिए तो 60,000 रुपये दे दीजिए। ये बात 1925 के आसपास की बात होती है। उस वक्त में इतने सारे पैसे लाना, इकट्ठे करना, ये बहुत बड़ी बात थी। ये समझ लीजिएगा बहुत बड़ी संख्या में पैसे होते हैं। तब जाकर इनके पिताजी जो कि किशन लाल जी होते हैं, सरदार किशन लाल जी ने अपने पास से पैसे का इंतज़ाम किया और पैसे का इंतज़ाम करने के बाद अपने बेटे की ज़मानत ले ली। और जब ये बात अंग्रेज़ों को पता चली तो अंग्रेज़ों के होश फाख्ता हो चुके थे और जो अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे पुलिस वाले, जो हिंदुस्तानी थे, उनके भी होश फाख्ता हो चुके थे कि ऐसा कौन व्यक्ति जो अपने बेटे को छुड़ाने के लिए, ज़मानत कराने के लिए 60,000 रुपये की रकम
उस वक्त में दे सकता है। ठीक ऐसे ही चल रहा था, 60,000 रुपये की रकम दे दी जाती है। उसके बाद ये फिर आगे वक्त गुजरता है। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करना था और इसकी अगुवाई कर रहे थे लाला लाजपत राय। लाजपत राय दरअसल इन्होंने ही नेशनल कॉलेज लाहौर में बनाया हुआ था और ये बहुत अमीर व्यक्ति भी थे, लेकिन जो इनकी खुद के काम करने के तौर तरीके थे, न इनको चंद्रशेखर पसंद करते थे, न ही इनको भगत सिंह पसंद किया करते थे, क्योंकि ये नरम दल के थे और इन्होंने फैसला किया था कि तुम्हें मेरे साथ चलना है और हम लोग एक साइमन कमीशन का विरोध करेंगे, वहाँ विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन शांतिपूर्वक करेंगे, कोई किसी तरह का झगड़ा नहीं करना है। वहाँ जाते ज़रूर हैं, लेकिन जाने के दौरान वहाँ पर अंग्रेज इन पर लाठियाँ चार्ज कर देते हैं और लाठी चार्ज करने का आदेश देता है जेम्स स्कॉट। जब इसका यह आदेश देता है कि जितने भी लोग हैं इनको लाठियाँ मारी जाएँ, और लाठियाँ कुछ इतनी इस कदर चलाई जाती हैं कि इसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो जाते हैं और कुछ दिन के बाद उनकी मौत हो जाती है। लेकिन इस बात से चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह, उनकी पूरी टीम को इतना ज़्यादा आघात पहुंचता है, इतना ज़्यादा झटका पहुंचता है कि वो इस बात का बदला लेने की प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग करने के साथ ही 17 दिसंबर 1928 को उन्होंने लाहौर की जो कोतवाली होती है वहाँ पर प्लानिंग करते हैं कि जैसे ही ये जेम्स स्कॉट आएगा तुरंत ही उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर देंगे। लेकिन इत्तेफाक ये होता है कि वो नहीं आता है, बल्कि मोटरसाइकिल से सैंडर्स आ जाता है और राजगुरु को धोखा होता है और वो उसको गोली मार देते हैं। जब इन्हें पता चलता है कि जिसको मारना था उसकी जगह किसी और को गोली लग चुकी है, तभी उसके बाद लगातार फिर भगत सिंह मौके पर पहुंचते हैं, एक के बाद एक 2-3 गोलियां मारते हैं और सैंडर्स को वहाँ मौके पे ही मार देते हैं, इत्मीनान कर लेते हैं कि वो मर चुका है। इसके बाद यहाँ से निकलते हैं और निकलने के बाद पर्चे छपवाते हैं और पर्चे छपवाने के बाद कहते हैं कि हमने लाला लाजपत राय जी की हत्या का बदला ले लिया है, और शहर शहर जाकर लोगों को बताते हैं अपने पर्चों के माध्यम से। और जब ये बात अंग्रेज़ों को पता चलती है तो अंग्रेज़ों को बहुत गुस्सा आता है, उन्हें लगता है कि ये तो हमारे मुँह पर तमाचा है। इसलिए अब चंद्रशेखर आज़ाद हो, भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, इन सबको पकड़ने के लिए प्लानिंग की जाने लगी। और जब प्लानिंग की जाती है तो उन्हें लगातार चारों तरफ जाल बिछाए जाते हैं। लेकिन इसी बीच में भगत सिंह अब यहाँ से अलग जाने का फैसला कर लेते हैं, अपनी दाढ़ी को कटवाते हैं, मूंछ रुबाबदार रखते हैं, सिर पर एक बेहतरीन सी कैप लगाते हैं, अपने एक जो जैसे कि कोट पैंट जैसे अंग्रेज़ लोग पहनते थे, अंग्रेज़ों की तरह अपना भेष बदन बना लेते हैं। और तभी जो उनकी एक टीम का हिस्सा होते हैं भगवती चरण बोरा की जो पत्नी होती हैं दुर्गा, उन दुर्गा को अपनी पत्नी के रूप में वो, क्योंकि उन्हें निकलना था उस जगह से, वो लाहौर से सीधा कलकत्ता के लिए जाना था, कोई उस ट्रेन के अंदर बैठते हैं, दुर्गा को पत्नी की तरह उनका टिकट लेते हैं और साथ ही राजगुरु जो होते हैं उनको नौकर की हैसियत से साथ रखते हैं ताकि भेष बदल के वहाँ से निकल सकें। अंग्रेज एक एक व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तलाश कर रहे थे, चेहरे से चेहरा मिलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भगत सिंह यहाँ से लाहौर से भटिंडा और भटिंडा से सीधा कलकत्ता, वहाँ जाने के बाद ये काम भी वहीं मतलब धरना प्रदर्शन हो, लोगों को जागरूक करना हो, देश की आज़ादी के प्रति समझाना हो, इस तरह की बातें वो लगातार कर रहे थे। और करते करते लगता है कि ये सब छोटा है, सब कुछ बड़ा करना चाहिए, ऐसा धमाका करना चाहिए जिससे क्या बहरे अंग्रेज़ों को कानों तक इसकी आवाज़ पहुंच सके। और इसके लिए उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को वेंकटेश्वर दत्त एक उनके साथी होते हैं, उन्होंने, क्योंकि उन्हें बम बनाने की कला आती है, और यहाँ भगत सिंह और वेंकटेश्वर दत्त सीधा सेंट्रल पार्लियामेंट यानी कि असेंबली पहुँचते हैं, जहाँ पर कार्रवाई चल रही थी, जहाँ पर सुनवाई चल रही थी, जहाँ पर एक नियम 2-3 अलग अलग कानून बनने वाले थे। उन कानूनों के बीच ही ये जब पहुँचते हैं असेंबली में जाने के बाद ऐसी एक खाली जगह देखते हैं, क्योंकि किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना था, बल्कि बम मार के पूरे हिंदुस्तान को ये आवाज़ पहुँचानी थी कि अब वक्त आ चुका है अपने देश को आज़ाद कराने का, ऐसे हमें आज़ादी मिलने वाली नहीं है। और तभी खाली स्थान देखने के बाद वहाँ पर बम मारे जाते हैं असेंबली में, और जैसे बम मारे जाते हैं पूरा धुएं से गुब्बार बन जाता है, और जितने भी वहाँ पर नेता होते हैं, अंग्रेज़ होते हैं, वो वहाँ से भाग जाते हैं। और ये इस बीच में एक आवाज़ लगा रहे थे, बहरों को सुनाने के लिए धमाका ज़रूरी है, इस तरह के नारे लगा रहे थे, साथ ही इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और ये चाहते तो वहाँ से भाग सकते थे, लेकिन उन्हें भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी दी। और गिरफ्तारी देने के बाद इनको यहाँ से लाहौर की सेंट्रल जेल में रखा जाता है। जेल जाने से पहले तक इन्होंने लगभग 250 साहित्य की किताबें पढ़ ली थी। 250 से ज़्यादा किताबें पढ़ने के बाद इतना ज्ञान इकट्ठा कर लिया था, जो बचपन में छोटे थे 50 से ज़्यादा किताब तब पढ़ी थी। और जेल में पहुंचने के बाद लगभग इन्होंने 300 किताबें पढ़ डाली थी।
जो भी इनसे मिलाई करने की आता था, शर्त ये रखी गई थी कि जो भी कोई बाहर से आएगा मेरे लिए किताब लेके आएगा। किताब लाते थे। लेकिन अब अंदर जब जेल में जाते हैं, सेंट्रल जेल लाहौर के अंदर, वहाँ का जो दृश्य देखते हैं तो वहाँ जो हिंदुस्तानी कैदी होते हैं उनके साथ एक अलग तरह का व्यवहार किया जा रहा था, और जबकि अंग्रेज़ों के साथ जो अंग्रेज़ कैदी थे उनके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जा रहा था। चाहे खाने की बात हो, उनके रहन सहन की बात हो, तो उन्हें लग रहा था कि हिंदुस्तानी कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा। इसलिए उन्होंने यहाँ पर भी धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और कहा कि हमें अच्छा खाना चाहिए, हमें अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे कंबल चाहिए, साफ़ सफाई चाहिए। ये दोगे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। ठीक वैसे ही होता है। 64-65 दिन लगातार आमरण अनशन किया जाता है। अंग्रेज़ों ने तमाम कोशिशें की इनको खिलाने पिलाने की, और अंग्रेज़ लोग हार जाते हैं। तब कहीं जाकर इनकी मांगें मान ली जाती हैं। जेलों की सफाई होती है, जेलों में फिर समान व्यवहार किया जाता है, और सभी कैदियों को लगता है कि इस व्यक्ति के अंदर, इस लड़के के अंदर वाकई दम होता है। और 7 अक्टूबर 1930 को फैसला आता है। फैसला 2 थे जो पार्लियामेंट में इन्होंने, असेंबली में इन्होंने बम ब्लास्ट किया था, साथ ही सैंडर्स की जो उन्होंने गोली मार के हत्या की थी, उस मामले में फिर केस की सुनवाई होती है, और इन्हें तीनों यानी कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। 24 मार्च 1931 का दिन ये तय किया जाता है कि इनको इस दिन फांसी दी जाएगी। और जब फांसी देने की बात आई थी, टाइम फांसी का लगभग तय हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था, तो ये कोई नहीं जानता था, क्योंकि इनकी आवाज़ अब दूर दूर तक फैल रही थी। लगातार 2 साल हो चुके थे जेल के अंदर ही, और ये पूरे हिंदुस्तान में इनको लेकर लोगों में विरोध था, धरना प्रदर्शन था कि इनकी लोगों की मांग थी कि इनको फांसी न दी जाए, और अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, तुम यहाँ से भारत से वापस निकल जाओ। लेकिन जब देखा कि बवाल लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और जैसे जैसे फांसी का दिन नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे अंग्रेज़ों की सांसें फूलनी शुरू हो जाती हैं। साल 1931 की ही बात थी। 23 मार्च का वो दिन था। शाम के लगभग 4 बजे के आसपास का वक्त हो चला था। तभी जितने भी कैदी होते हैं उनको आदेश दिया जाता है कि सब के सब कैदी अपने अपनी बैरक में जाएं। और जब ये कैदी वक्त से पहले जब बैरक में जा रहे थे तो कैदी आपस में बातचीत कर रहे थे, पूछ रहे थे कि आज ये हो क्या रहा है। तभी कहा जाता है कि आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाएगी। और जैसे ये बात वहाँ तक पहुँचती है तो इस वक्त में भी, इस बीच में भी भगत सिंह अपनी किताबों को पढ़ रहे थे। उसमें जब किताब पढ़ते पढ़ते जब उनके पास जेल के अधिकारी पहुंचते हैं कि भगत सिंह आज तुम्हें फांसी दी जाएगी, तो लेनिन की ऑटोग्राफी पढ़ रहे थे। कह रहे थे कि मैंने तो अभी पढ़ना शुरू ही किया है, तो इतनी जल्दी भी क्या है, मुझे थोड़ा सा पढ़ने दो। जब यहाँ से बात पढ़ने की आती है, उसके बाद इन्हें यहाँ से लेके जाते हैं और फांसी चढ़ा दी जाती है। और जब फांसी चढ़ा दी जाती है तो इस बात को लेकर जो उनके साथ किया जाता है अंतिम क्षणों में, वो वाकई बहुत भयानक होता है। अंग्रेज़ों का क्रूर चेहरा, अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी, जो उनके साथ किया था, जब लोगों के सामने आता है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोगों में अंग्रेज़ों के प्रति बहुत गुस्सा पनप जाता है। भगत सिंह चाहते थे कि जैसे उन्हें फांसी होगी पूरे देश में उबाल आएगा, हर कोई, हर घर से भगत सिंह पैदा होंगे। और ठीक वैसे ही हुआ। और बहुत कम समय में 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो चुका था। जब देश को आज़ादी मिली तब लोगों को लगा कि क्रांतिकारी ने जो हमारे लिए किया है वो वाकई सैल्यूट के हकदार हैं। और शायद जब तक हम रहेंगे, जब तक पूरा हिंदुस्तान रहेगा, हमें सबको ने सैल्यूट करना चाहिए, उनको बार बार नमन करना चाहिए। और ऐसे वीर पुरुष को किससे हमें सीख लेनी चाहिए, ऐसे वीर पुरुष के आदर्शों पर चलने के, उनके मार्ग पर चलने की सीख लेनी चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि ऐसे महापुरुषों के आदर्शों पर चलने की ज़रूरत है, उनको मानने की ज़रूरत है। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, उनकी गन का किस्सा ज़्यादा मशहूर है, लेकिन ये कोई नहीं जानता। उन्होंने कम से कम समय में 23 साल की उम्र में ही फांसी पर चढ़ गए थे। साथ ही 23 साल की उम्र में 600 से ज़्यादा किताबें उन्हें पढ़ डाली थी। उन्हें इतना ज्ञान जो हो चुका था। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।